एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करते हैं फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। यह क्लास 12th बोर्ड JEE या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास शुरू करने के पहले आप सभी विद्यार्थियों से 2 मिनट इम्पोर्टेंट बात हम करना चाहते हैं। और यह बात नहीं है, यह आप सभी विद्यार्थियों से हमारा आह्वान है। सभी आपके माता पिता और आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों से एक भारतीय होने के नाते मैं आप सबका आह्वान करता हूं। एक घटना से संदर्भित वर्तमान में आपने भी गलवान घाटी की घटना जरूर सुनी होगी। जी हाँ, यह घटना इंडिया चाइना बॉर्डर जो गलवान घाटी पर है, यहाँ पर गुजरे दिनों 15 जून को हमारे भारतीय सैनिकों के पीछे की ओर से जब वो वापस लौट रहे थे तो चीनी सैनिकों ने प्राणघातक हमला किया, जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। साथ ही साथ इस हमले का हमारे भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस मुंह तोड़ जवाब में उनके भी लगभग 43 सैनिक मौत के घाट उतार दिए। वर्तमान में चीन की जो हमारे प्रति नीति है वह एक धोखेबाज देश की है और समय समय पर लगातार 1962 से और उसके पहले से भी हम भारतीय, हमारे संस्कार हमेशा से यह कहते हैं, हम सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। कभी किसी छोटे से छोटे देश, कमजोर से कमजोर देश पर हम आक्रमण नहीं करते, उसकी 1 इंच जमीन हम दबाना नहीं चाहते हैं। लेकिन चाइना का ट्रेंड यह है कि हो सके तो पूरी दुनिया में सुपर पावर, एक छत्र राज हमें करना है। यह गलत नीति बार बार उसकी कोशिश में 3 कदम अगर आगे बढ़ाती है वह सेना और कोई ऐतराज करता है तो 2 कदम पीछे हटा लेती है, तब भी 1 कदम का उसे फायदा हो जाता है और धौंस दिखा करके कि हम देश को तबाह कर देंगे। हमारे पास टैंक है, मिसाइल है, ज्यादा वेपन है। लेकिन युद्ध सिर्फ वेपन से नहीं लड़ा जाता, वेपन और टैंक से कहीं ज्यादा ताकत आपके पास है। एक भारतीय में वो ताकत है जो सामान्य जनता देश की, सामान्य भारतीय चीन को परास्त करने की ताकत रखता है। हमारे देश में लगभग 135 करोड़ की आबादी है। वैसे तो देखा जाए कुछ डेटा ऐसा भी बताते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है लगभग 150 करोड़ के आसपास है और हम पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं चाइना के इक्वल ही हैं। और हमारे देश में 70 से 75% बहुत सारी चीजें चाइना ला करके बेचता है। और आप जो सामान खरीदते हैं, सोच के देखिए, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा चाइना का,
और वह फोन के लिए आपने उसे पेड किए 10,000 रुपये। वो 10,000 उस देश में जाते हैं और उनका उपयोग होता है वहाँ गन खरीदने में, और उसी गन से जो बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, वह हमारे सैनिक को मारी जाती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। अतः आज मैं आप सबसे यह आह्वान करना चाहता हूं कि आज से आप शपथ लें, चाहे कितना भी जरूरी हो, हम चीन में बनी हुई सामग्री बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको उससे कमजोर सामान ही क्यों ना मिले, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक देश का बायकॉट करेंगे। हमें विश्व में बहुत सारे देश हैं, अगर आपको कोई विदेशी सामग्री खरीदनी भी हो तो चाइना की मत खरीदिए, बाकी किसी भी देश की खरीद लीजिए। वैसे पहली प्राथमिकता हमें आत्मनिर्भर बनने की है, और अतः हमारे देश में बना हुआ सामान ही आप खरीदिए। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इस देश का करते हैं, अतः आपकी जो शरीर में खून दौड़ रहा है वह वास्तव में इस देश का है, उसे देश पर ही जाना चाहिए। आपको खून बहाने को नहीं कहा जा रहा है। आप बैठे बैठे घर में ही अपनी ताकत का उपयोग करें और यह शपथ लें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे, चाहे ऑफलाइन बाजार में जाके खरीदें और चाहे ऑनलाइन ऑर्डर करें, आप पहले इस बात की जांच करें यह मेड इन चाइना तो नहीं है। अगर नहीं है तभी खरीदें। मेड इन चाइना है, आपको कितना भी अच्छा लगे, उसे हरगिज मत खरीदिए। अभी तक जो आपने किया वो पास्ट हो गया, लेकिन आज से शपथ लीजिए। हमने भी इस बात की दृढ़ता से शपथ ली है कि अब के बाद से चाइना का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। यही मैं आप सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं। आप पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और बढ़ करके वैज्ञानिक बनिए, डॉक्टर बनिए, अपने देश की सेवा करिए। हमारा उद्देश्य यही है, यहाँ से शिक्षा प्रदान करना, आपको सिखाना, पढ़ाना, लेकिन वह शिक्षा हमारे देश के काम आनी चाहिए। इसके लिए आप कोशिश करिए। आपको लाभ तो होगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, रोजगार भी मिलेगा, आप अपना जीवन यापन भी करेंगे, लेकिन आप सब कुछ देश के लिए करें, ऐसा सोच करके करिए, तभी शिक्षा का पूरा उद्देश्य हो पाएगा। वैसे तो हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखता है, मतलब पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी इस भावना का बहुत से तो नहीं है, गिने चुने देश हैं जो इसकी इज्जत नहीं करते हैं, इस भावना की, और हमें कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन उनकी वह बहुत बड़ी गलती है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर। आज का हमारा क्वेश्चन है इस बार मैग्नेट से रिलेटेड ही, सोच के देखिए। यह बार मैग्नेट, दंड चुंबक एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है बी में। हमें बतानी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार और सुन सकते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है, किसकी, मैग्नेट की। और इसको हम डिटेल करेंगे और इसका एक डेरिवेशन भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। एक कॉमन बात आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें, और जब भी कभी आपको किसी भी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, यांत्रिक ऊर्जा की गणना करनी है, तो इसका मतलब होगा आप तुरंत वर्क पर जाइए। आपको वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क फाइंड करना पड़ेगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेशन एनर्जी की पढ़ी होगी, कार्य करने की क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड
एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर कार्य कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऊर्जा है। अगर एनर्जी है ही नहीं तो फिर आप कार्य कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। तो अगर बात कही गई है कि इस मैग्नेट की पोटेंशियल, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, मतलब एक खास स्थिति में, खास पोजीशन में इस मैग्नेट को रखा गया है, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी इसकी खास पर्टिकुलर पोजीशन की बदौलत। ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम वर्बली समझते हैं, बाद में बोर्ड में चलेंगे। ठीक है। अगर बात वर्क की आती है तो आप सोचिए जरा, अगर बात वर्क की गई है तो वर्क का फार्मूला क्या कहता है? वर्क का फार्मूला क्या कहता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। हिंदी में कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब सोचिए, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। अगर बल गुणित विस्थापन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य निकालने के लिए आपके पास फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यूं कहा जाए, सोच के देखिए, अगर फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स की वैल्यू अगर 0 है तो फिर कार्य कितना होगा? 0 होगा ना। ठीक है। अगर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो वर्क कितना होगा? 0 होगा। या फिर ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट अगर कितना है? 0 है, तब भी वर्क कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। यहां पर अगर हमने कहा कि यह मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है, यह चुंबक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, वहां रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब B, चुंबकीय क्षेत्र रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? इसके दोनों पोल में, N पोल और S पोल, ये देखिए N पोल और S पोल में, दोनों में क्या करेगा? दोनों में फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों में क्या करेगा? बल लगाएगा। ठीक है। क्या करेगा? बल लगाएगा। और बल लगाएगा तो बल लगाने से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया और बल भी लग गया। इसका मतलब क्या है? इस फार्मूले में, ये फार्मूला हमने लिखा है जो, इस फार्मूले में क्या करेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को। ठीक है। क्या क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही वैल्यू हम किसमें लगा देंगे? फार्मूले में। तो क्या निकल आएगा? निकल आएगा W। क्या निकल आएगा? W। ठीक है। तो अब सोच के देखिए कि सबसे पहले यह सोचिए कि यह मैग्नेट ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर इस पर फोर्स लगता ही ना हो। ये मैग्नेट फील्ड यहां पर है। अब ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर इसमें फोर्स लगे ही ना। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो यहां से दूर ले जाओ। कितनी दूर ले जाएंगे? बहुत दूर ले जाओ। कितनी दूर? बहुत दूर नहीं, और बहुत बहुत दूर ले जाओ। ये बहुत 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 दूर क्या हो गया? मतलब उसको इनफाइनाइट में ले जाइए, इन्फिनिटी में ले जाइए। अगर इन्फिनिटी में ले जाएंगे हम तो फिर क्या होगा? इन्फिनिटी में इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वहां पर बल का मान कितना होगा? 0 होगा। अब वहां से इन्फिनिटी से इसको उठा के लाएंगे, और कहां तक लाएंगे? जहां पर ये रखा था। जब उठा के लाएंगे तो यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बल तो लगेगा लाने में, फोर्स तो अप्लाई होगा ही। ठीक है। और फोर्स जब अप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। तो F और D दोनों हैं, मीन्स क्या होगा? वर्क डन होगा। और जो वर्क होगा वही वर्क क्या होगा? वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने इन्फिनिटी वाली पोजीशन बोली,
उस इन्फिनिटी वाली पोजीशन को हम स्टैंडर्ड पोजीशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होगी? जहां पर वर्क स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो हो, मींस फोर्स की वैल्यू कितनी हो? जीरो हो। फिर वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हम स्टैंडर्ड पोजीशन इन्फिनिटी ही लें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन और भी कुछ हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम इस मैग्नेट के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन देखो चेंज कर देंगे। जरा समझना बात को। अगर ये मैग्नेट थोड़ा छोटा लग रहा है तो इमेज कर लें कि ये पेन ही क्या है? मैग्नेट ही है। ठीक है। बस इसी को लें तो ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये एन पोल और ये एस पोल। कल्पना करिए इस प्रकार से पैरेलल लाइनें हैं, लाइन ऑफ फोर्स, और यहाँ पर क्या है? बी है। मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर ये मैग्नेट को हमने क्या कर दिया है? लटका दिया है। ऐसा लटका हुआ है इस पोजीशन में। ठीक है। मतलब यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा है। बीच में एंगल कितना है? थीटा। इसको ऐसा समझ सकते हो। देखो, मान लो यहाँ पर ये मैग्नेट हो, ये मैग्नेट है, ये देखिए, ये मैग्नेट है ये। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए, यहाँ पर बात करें, ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, ये बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ये क्या है? ये बी वेक्टर। ये मैग्नेट की एक्सिस अक्ष है और ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एस पोल और ये क्या हो गया? एन पोल। देख रहे हैं? हाँ। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? मतलब ये बताया हमने, जो डायग्राम बनाया हमने उसको देखो। इस पोजीशन में मैग्नेट है। ठीक है। मीन्स थीटा एंगल पर। अब हमने क्या कर दिया? इसको भेज दिए पहले इन्फिनिटी में। अब वहां से लाना है। जब लाए अपन तो क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसा लेके आए, ऐसा परपेंडिकुलर पोजीशन में। परपेंडिकुलर पोजीशन मतलब क्या हुआ? ये देखिए, यहां बना के बताते हैं। ये है इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन। ये देखिए, ये है ऐसी पोजीशन। पहले मैग्नेट को हम ऐसी पोजीशन में लाके रखते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेट इस पोजीशन में है। ठीक है। ये एस और ये क्या हुआ? ये एन हुआ। ठीक है। अब हम यहां से जब मैग्नेट को लाके यहां रखते हैं, एक साथ नहीं लाए, इमेज कर लो। सबसे पहले हम एन पोल ला रहे हैं। इन्फिनिटी सबसे पहले क्या लेके आए? एन पोल लाते हैं। ठीक है। फिर दोबारा क्या करते हैं? एस पोल लाते हैं। तो मान लो एन पोल इस प्लेस में लाने में वर्क डन कितना हुआ? डब्लू होता है। कितना होता है? डब्लू। एन और एस क्या होते हैं? बोथ आर अपोजिट। दोनों क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। तो अगर एन पोल को लाने में वर्क कितना है? डब्लू है। तो एस पोल को लाने में कितना होगा? माइनस डब्लू होगा। कितना होगा? माइनस डब्लू। अपोजिट होगा वो तो। अब दोनों का जब टोटल करेंगे तो क्या हो गया? दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? बोलो। जीरो आ जाएगा। ठीक है। दोनों का टोटल कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे इन्फिनिटी में रखें तो भी वर्क जीरो था, और यहाँ परपेंडिकुलर पोजीशन में रख रहे हैं तो भी क्या है? जीरो ही है। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इस मैग्नेट को परपेंडिकुलर पोजीशन में ही स्टैंडर्ड पोजीशन मान लेंगे। डेफिनेशन क्या बोली जाएगी कि किसी चुंबक की स्थितिज ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है जो उस चुंबक को कहां से? मानक अवस्था से उस अवस्था तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू दैट पोजीशन। क्लियर है? इस डेफिनेशन को बार बार रिमाइंड करके सुन सकते हैं। बार बार हम बोलने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसको 2-3 बार सुन लें अच्छे से।
ये डेफिनेशन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और एनर्जी है मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम बोर्ड पर और इसको कैलकुलेट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी होगी। यू कितनी होगी, डब्लू की इक्वल होगी। अब डब्लू कितना होगा, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, वर्क डन का फार्मूला निकाला था अपन ने, डब्लू इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। उसी मेथड से हम इस फार्मूले को भी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो आज का प्रश्न ऑन बोर्ड इस प्रकार से है, ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट। किसी चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए जैसा कि हमने आप लोगों को समझाया अभी, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इस प्रकार से दी जा सकती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट एट एनी पोजीशन इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू दैट पोजीशन। हिंदी में, किसी चुंबक की किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है जो उस चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों ने समझा, जब भी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है, ऊर्जा की गणना करनी पड़ती है, तो इसके लिए हम कार्य की ही गणना करते हैं कि वह एनर्जी कंज्यूम करने में, एक्सपेंस करने में कितना वर्क मिला हमें या हमने खर्च किया। तो यहाँ पर मानक स्थिति, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले समझाया, मानक स्थिति मैग्नेट को हम उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पर रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये है NS एक बार मैग्नेट, दंड चुंबक है, और इसको हमने क्या किया है, देखिए थीटा एंगल पर रख दिया है। इस मैग्नेट को कितने एंगल पर रखा गया है, थीटा एंगल पर। ठीक है, और कहाँ है ये, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर में है। अब हमें इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, आप बेसिक गाइडलाइन में ऐसा सोचेंगे कि ऐसा प्लेस जहां पर इस मैग्नेट में किसी भी किस्म का बल या फोर्स नहीं लगता था, वो सामान्य रूप से मानक अवस्था या स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगी। और सबसे बेसिक में इस मानक अवस्था या स्टैंडर्ड पोजीशन को हम कहाँ मानते, इनफाइनाइट में मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नेट को परपेंडिकुलर पोजीशन में, ये देखिए थीटा इज इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर हम रखते हैं तो इसे हम स्टैंडर्ड पोजीशन मान सकते हैं। अब क्यों मान सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। कैसा समझ सकते हैं, कल्पना करिए कि NS बार मैग्नेट कहाँ सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टैंडर्ड पोजीशन में, कहाँ पर, इनफाइनाइट में है। अब हम क्या करें, फर्स्ट सबसे पहले N पोल को कहाँ पर लाएं, यहाँ परपेंडिकुलर पोजीशन में लाके रख दें। फिर जितना वर्क डन हुआ वह हम मान लें कितना है, W वर्क डन है। कितना है, W है। इसके बाद अब हम S पोल को भी इनफाइनाइट से, कहाँ से, अनंत से लेकर के कहाँ तक आए, बोले
इसको हम लेकर के आए परपेंडिकुलर पोजीशन, मतलब यहाँ पर ये पोजीशन में लेके आए। ठीक है, अगर यहाँ तक n पोल को लाने में W वर्क हुआ है तो S क्या होता है, n का अपोजिट पोल होता है। इसको यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन होगा, -W। ये हिसाब लगाइए, W माइनस W कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मैग्नेट इनफाइनाइट में रखा हो और चाहे मैग्नेट ये परपेंडिकुलर पोजीशन में रखा हो, दोनों का मतलब क्या होगा, मैग्नेट स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्योंकि यहां तक लाने में भी वर्क डन कितना है, 0 है, और इनफाइनाइट में जब रखा तब भी 0 था। इसलिए हम मैग्नेट को परपेंडिकुलर पोजीशन में रख करके क्या समझ सकते हैं कि यह स्टैंडर्ड पोजीशन में है। बस अब यहां से हमें क्या करना होगा, इसको जस्ट 90 से कितना, ये यहां तक थीटा एंगल तक हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट किया था, किए कार्य की गणना की थी, ठीक वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी कार्य की गणना हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन में W निकाला था, किसके लिए निकाला था, 0 टू थीटा के लिए। बेसिक इनिशियल एंगल क्या था, 0 था, और फाइनल एंगल क्या था, थीटा था। अपने इस वाले क्वेश्चन में इनिशियल एंगल कितना होगा, 90 होगा, और फाइनल एंगल कितना होगा, थीटा हो गया। बस पिछले क्वेश्चन जैसा ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिखना वैसे ही पड़ेगा उसी मैनर में जैसे पहले अपन ने लिखा था। फर्स्ट मतलब सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा इसमें, फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट वर्क डन फॉर वही स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है, अब ये वर्क डन कितना होगा, DW इज इक्वल टू कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले अपन रीस्टोरिंग टार्क वाला इक्वेशन भी लिख सकते थे, लेकिन आगे पीछे लिखा जा सकता है। अगर इसको बाद में लिखना है तो क्या लिखेंगे, बट रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब प्रत्यानयन बल आघूर्ण इज इक्वल टू कितना होता है, MB साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को मिला देंगे हम, मतलब ये टाउ की वैल्यू उठा करके कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक के लगाएंगे। सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, नाउ टोटल वर्क डन फॉर 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। ठीक है, कितना होगा, और इसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख देंगे R पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब U इज इक्वल टू ये W और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना 90 टू थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। अब लगाइए ये वैल्यू, ये टाउ की वैल्यू देखिए, टाउ कितना है, MB साइन थीटा, यहाँ लगा देंगे अपन, कितना आ जाएगा
ये आएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, और यहाँ आएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर कर लेंगे, ये आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पर, एम बी इंटीग्रेशन 90 टू थीटा, किसका इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब वैसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये आप लोगों ने सीख लिया पहले ही, आएगा एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 90 टू थीटा। अब लिमिट कैसा लगाते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, आएगा यहाँ पर एम बी इन ब्रैकेट थीटा के बदले थीटा, पहले अपर लिमिट उच्च सीमा कॉस थीटा माइनस, अब नीचे लोअर लिमिट कौन सी, 90, मतलब थीटा के बदले हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, बोलिए 90। ब्रैकेट में लिखेंगे पहले माइनस कॉस 90। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, अब लिखेंगे हम यहाँ पर एम बी, ये देखिए, और अब कितना आएगा, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 0। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। कितना बचा, ओनली माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को हम कहाँ लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, u के इक्वल चल रहा था। इस प्रकार से हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी किसकी, मैग्नेट की निकल आई। ये देखिए u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। यूनिट हमें लिखनी पड़ेगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी वही जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी हम पर्टिकुलर केसेस जरूर समझेंगे, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली न्यू टाइप क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर केसेस, हिंदी में यही है विशेष परिस्थितियां, हिंदी में होगा ये विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां क्या क्या होंगी, सबसे फर्स्ट में इफ या यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो, बोलिए 0, तो लगाएंगे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा या cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहां पर लगा देंगे हम इस इक्वेशन में, तो लिखना पड़ेगा देन, इसको समझ सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 कितना आ जाएगा, cos थीटा, ये आ जाएगा अपना u इज इक्वल टू माइनस एम बी। ठीक है, कितने जूल।
अब ये नेगेटिव में आई, मतलब मिनिमम है ये। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, 90 लगाते हैं। चलो इसमें आएगा केस सेकंड, ठीक है। क्या लिखना होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, या यूं कहा जाए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा। cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब हम लगा देंगे यहाँ पर cos 90 मीन्स 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं implies that u इज इक्वल टू कितना, 0। ये देखिए ये सेकेंड केस में आ गया, इतने ही जूल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लेते हैं थर्ड केस, यही लिख देते हैं थर्ड, क्योंकि ऊपर समझने के लिए फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस थीटा या कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। फिर वही देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तब समीकरण नंबर 3 से u इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, u इज इक्वल टू mb आ जाता है, इतने जूल। यह एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि प्लस में भी आई है। ये देखिए यहाँ लिख देते हैं हम मैक्सिमम, और इनमें सबसे मिनिमम कौन सी है, ये वाली एनर्जी कितनी होगी, बोलिए मिनिमम। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, तो हम इतना क्वेश्चन करने के बाद, ये जो निकाला है ये वाला क्वेश्चन, इतना निकालने के बाद फर्स्ट केस लिख करके यहाँ तक और कर देंगे। लेकिन अगर आता है कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, किसी दंड चुंबक की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की गणना करो, तो ये स्थितिज ऊर्जा की गणना यहाँ तक करने के बाद फिर डायरेक्ट इसको फर्स्ट पॉइंट दे करके, या डायरेक्ट लिखकर पॉइंट ना दे करके थीटा इज इक्वल टू 180 लिख करके u इज इक्वल टू mb तक निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। इसी के सिमिलर क्वेश्चन आप लोग पिछले क्वेश्चन की भांति अगर इसको फिर से करना चाहते हैं, इसके द्वारा एक नया क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हम कितना चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे वही जो हम पहले बताते आए हैं कि कैपिटल B को हम लगाएंगे कैपिटल E, और यहाँ पर कैपिटल M को हम लगाएंगे स्मॉल p, ठीक है। ये तो फार्मूला क्या बन जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए माइनस PE कितना, cos थीटा। बाकी सब कुछ वैसा ही सॉल्व करना है, आप पिछले क्वेश्चन की जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम्स का वैसा ही बना सकते हैं। इसमें इतना ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये बाकी जो बार मैग्नेट बनाया है हमने, उस बार मैग्नेट के बदले बार मैग्नेट जहाँ पर बनाया होगा वहां पर हमें बनाना पड़ेगा ये देखिए यहाँ पर ये -q एक पॉइंट ले लेंगे हम, और यहाँ पर हो जाएगा +q, मतलब बार मैग्नेट न बना करके हम ऐसा वाला बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये -q हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा +q,
ठीक है, ये वाला हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। बाकी सब ये लाइन ऑफ फोर्स समानांतर से करके खींच लेंगे पूरा ये, और ये वहां पर B वेक्टर था, यहाँ कितना हो जाएगा E वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना लेना पड़ेगा, थीटा ही लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना है, इतना डायग्राम चेंज कर लेंगे और इसके बाद डायरेक्ट इसमें जो डेरिवेशन फार्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को आज का यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे बार बार रिमाइंड करके देखें और प्रैक्टिस करें और फिर लिखें और हमारे पास फ़ोटो खींच करके भेजें और बढ़िया तैयारी करें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।